जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल GCCP बाय एक अमर पर। आज का यह वीडियो 12th विषय के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका होगा। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, वैसे प्रश्न को लिया गया है। इसमें टोटल लगभग 25 प्रश्न होंगे, जिसका कि पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। प्रश्न कह रहा है कि किसी भी वस्तु पर आवेश की वह कौन सी न्यूनतम मात्रा है कि वह जिससे कम नहीं हो सकती है। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, यानी कि किसी भी आवेश पर किसी भी वस्तु पर 1.6 गुने 10 की पावर माइनस 19 कूलम से 10 की पावर माइनस 19 कूलम से आवेश की मात्रा कम नहीं हो सकती है। चलिए दूसरे प्रश्न को बढ़ते हैं। यह किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन परिणाम को दर्शाता है। यदि यह भी प्रश्न पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, यह क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 1.6 गुने 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन बराबर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। यह जो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, वह एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, इसका आंसर क्या होगा। सुन लीजिए कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, जहाँ जहाँ प्रतिच्छेद करेगी वह प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करेगी। जैसे ही वह दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करेगी, या विद्युत विभव के लिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ऐसा दो दिशा संभव नहीं है। अतः क्या हो जाएगा इस प्रकार कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं प्रतिच्छेद करती है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। क्या कह रहा है कि विद्युत आवेश का यह क्वांटम ESU मात्रक होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 4.78 गुने 10 की पावर माइनस 10 ESU। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि ESU का फुल फॉर्म क्या होता है। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि ESU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। और विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है 4.78 गुने 10 की पावर माइनस 10। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। यह स्थिर विद्युतीय क्षेत्र वह होता है संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, कहीं संरक्षित तो कहीं असंरक्षी होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दिया हुआ है राइट आंसर ए। यह क्या होता है, यह संरक्षी होता है। जिस प्रकार आप लोग सुने होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल की भांति यह दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला कूलम बल होता है वह क्या होता है, संरक्षी बल होता है। Q1 इंटू Q2 जो होता है यह क्या होता है, यह संरक्षी बल होता है। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी होता है, ठीक उसी प्रकार यह स्थिर विद्युत आवेश या स्थिर विद्युतीय क्षेत्र के बीच जो बल कार्य करता है Q1 इंटू Q2 क्या होता है, यह संरक्षी बल होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, एक ही पदार्थ के धातु के, बोल रहा है कि पदार्थ एक समान है, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले A और B दिए गए हैं,
एक पर क्यू प्लस क्यू आवेश है, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है, यानी कि एक पर धन आवेश है, दूसरे पर क्या है, ऋण आवेश है, ऋण आवेश दिया गया है। अब ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यह जो ए वाला जो वस्तु है उसका क्या बोल रहा है, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। फिर ऑप्शन बी में कह रहा है कि बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी में कह रहा है कि द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर। यह जो बी वाला जो वस्तु है इसका क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। जैसे ही कोई वस्तु आवेश को ग्रहण करेगा, तो वह ग्रहण करेगा तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। और जो आवेश को ट्रांसफ़र करेगा, जो जैसे मान लेते हैं ये है ए वस्तु, ये क्या है, बी वस्तु है, जैसे यह प्लस पे है, इस पर क्या माइनस चार्ज है। ये यदि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज को देगा बी को, तो यह क्या होगा, इसका आवेश बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो बढ़ जाएगा, इसका द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का जो है विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि डिवाई मात्रक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि डिवाई मात्रक है, किसका मात्रक है, आवेश का है कि विभव का है कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण का है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिवाई जो है किसका मात्रक है, तो विद्युत ध्रुव आवेश का मात्रक है, क्या तो डिवाई है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यह डिवाइस जो है यह विद्युत ध्रुव का सीजियस मात्रक होता है। यह यदि प्रश्न यह पूछा जाए कि विद्युत ध्रुव का सीजियस मात्रक क्या होता है, सीजियस मात्रक क्या होता है, डिवाई होता है। सीजियस मात्रक पूछे तो क्या होगा, डिवाई होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आवेशित चालक की जो सतह होता है, सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया हुआ 0 होती है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि सतह के स्पर्शीय होता है, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि सतह पर 45 डिग्री के कोण पर होती है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतह के लंबवत होती है। यह जो आवेशित किसी चालक की सतह पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के सतह के लंबवत होता है, क्योंकि आवेशित जो है वह चालक की सतह पर क्षेत्र रेखाओं का कोई समानांतर घटक नहीं होता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि सारा आवेश चालक के सतह पर आकर के जमा हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 कूलम आवेश बराबर होता है। दिया हुआ है कि 1 कूलम आवेश बराबर क्या होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1 कूलम आवेश का जो मान होता है 3 × 10⁻9 ESU होता है, 9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, या फिर यहाँ दिया हुआ 2.99 × 10⁻9। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो। क्या कर रहा है, यदि गोले पर आवेश जो है 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 10 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, 10 माइक्रो कूलम दिया हुआ है। और पूछ क्या कह रहा है
तो फ्लक्स पूछ रहा है विद्युतीय फ्लक्स। तो विद्युतीय फ्लक्स बराबर क्या होता है 1/ε0 गुना क्यू, यही होता है। अब इसको देख लेंगे कि 1/ε0 का मान क्या होता है। आप लोग जानते होंगे कि 1/ε0 का मान होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं कि 1/ε0 का मान होता है कि 1/8.8 2 गुने 10 के पावर -12, यही होता है। और इसका फार्मूला अभी क्या लिखे हम एप्सिलॉन विद्युतीय फ्लक्स का जो फार्मूला लिखे हैं वो लिखे हैं, विद्युतीय फ्लक्स का फार्मूला लिखे हैं कि 1/ε0 और गुना क्या क्यू। तो 1/ε0 का मान अभी बताए कि 1/8.82 गुने 10 के पावर -12 और फिर यहाँ गुना हो जाएगा। और क्यू का मान क्या दिया हुआ 10 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो बराबर होता है 10 के पावर -6, यहाँ दिया हुआ 10 माइक्रो कूलम, तो 10 गुने 10 के पावर -6 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ है 10 के पावर -12, यहाँ दिया हुआ 10 के पावर -6, 10 के पावर -12 जो है यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये है माइनस में, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा एक, यहाँ 1 जीरो यहाँ भी है, 1 जीरो इससे घटेगा, यह 1 जीरो इससे घटेगा या फिर इस जगह प्लस हो जाएगा। ऊपर में जाते हैं ये 12 है, ऊपर 1 जीरो और है 13 हो जाएगा ऊपर में। जैसे हो गया 10 के पावर 13, इधर क्या है 10 के पावर 6 है, ये जाकर इसमें से घट जाएगा 13 में से, बच जाएगा क्या 10 के पावर 7। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि 1/8.82 गुने 10 के पावर 7 हो गया। अब देखिए इसको जब दशमलव उड़ाते हैं तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 पे 2 जीरो हो जाएगा। अब यदि हम 100 में हम 882 से भाग देते हैं तो हमको कितना आ जाएगा, आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, आ जाएगा 0.113 फिर 378 इतना आ जाएगा। अब गुने इधर क्या है 10 के पावर 7। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अच्छा यहाँ जो है पाई के मान से दिया हुआ है, ठीक। अच्छा यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ से भी आ जाएगा आंसर। तो यहाँ कर दीजिए क्या 10 के पावर क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 10 के पावर 7 यदि है, यहाँ 10 के पावर हम 6 कर देते हैं, क्या है 10 के पावर 6 करना है। यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 10 के पावर 1 6 है, एक क्या 10 के पावर 4 -4 है, एक 4 है, तो माइनस वाला तो नहीं होगा, माइनस वाला ये भी नहीं होगा और माइनस वाला ये भी नहीं होगा, बी नंबर भी बच गया, कौन ए और बच गया सी। ऐसे पाई के मान में दिया हुआ, पाई का मान यहाँ 36 पाई है, चूँकि पाई में दिया हुआ है, और पाई का मान हम जानते हैं कितना होता है 3.14 होता है पाई का मान, हम लोग जान रहे हैं। और 36 में कितना से गुना करना है 3.14 से गुना करना है। तो आपको यदि इसका मान निकालना तो हो जाएगा 1.13 इतना करके गुने 10 के पावर 6 हो जाएगा इतना। और इसका मान यदि हम लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 36 पाई गुने 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति मीटर कूलम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। या एक इसी में यदि इसको भाग देते हैं, यदि यह ऑप्शन नहीं रहता तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या आता है सो देख लीजिए। इसका दूसरा ऑप्शन आता है एक कि 113 गुने 10 के पावर 4 इतना आता है इसका दूसरा ऑप्शन। यह ऑप्शन जो दिया उसी को टिक करना है 36 पाई गुने 10 के पावर 6। आप कैसे आया आप समझ गए होंगे, 36 पाई गुने 10 के पावर 6 न्यूटन मीटर प्रति कूलम कैसे आया। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कर रहा है, विद्युतीयशीलता का मात्रक क्या होता है। यह जो विद्युतीयशीलता है इसका मात्रक होता है फैराडे बटा मीटर, फैराडे बटा मीटर होता है विद्युतीयशीलता का मात्रक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। यह जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है इसका मात्रक क्या होता है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है एफ बटे क्यू होता है, क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होगी। अभी बताया अभी यहीं
कि विद्युतीय क्षेत्र इप्सिलॉन बराबर क्या होता है, ई बराबर कि एफ बटे क्यू। एफ बटे क्यू होता है, एफ बल है, क्यू क्या आवेश है, और आवेश का जो फॉर्मूला क्या होता है, समय गुना धारा होता है, एम्पियर गुना टाइम होता है इसका बीमीय सूत्र। और बल का क्या होता है, एम एल टी की पावर -2 होता है। ठीक, अब यह टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -3, और ए ऊपर जाएगा, यह -3 है, और ए ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ए की पावर -1। ये कितना हो गया इसका बीमीय सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर एम एल टी की पावर -3 ए के पावर -1। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम एल टी की पावर -3 इंटू ए की पावर -1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 14 है कि एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है। क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन है, एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और दोनों को समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो उस पर क्या होगा, बोल रहा है कि उन पर लगा विद्युतीय बल बराबर होंगे। क्या उसके दूसरा बात बोल रहा है कि विद्युतीय बलों के परिणाम बराबर होंगे। तीसरा बोल रहा है कि उनके त्वरण बराबर होंगे, और चौथा वाला कि उनके त्वरण के परिणाम बराबर होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युतीय बलों के परिणाम बराबर होंगे। यह जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, चूंकि एक भी होता है प्लस चार्ज, वो क्या होता है माइनस चार्ज, दोनों का क्या होता है परिणाम आपस में बराबर होते हैं। एक बाहर की ओर खींचता, दूसरा क्या करता है अंदर की ओर अपना अंदर की ओर खींचता, दोनों का क्या होता है परिणाम आपस में बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। किसी भी नाभिक की प्रोटॉन क्या करता है बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, चूँकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अति स्थित होते हैं। एक कोई अंदर की ओर खींचता है, क्या है चारों ओर घूमने लगता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। इसमें से बोल रहा है कि सदिश राशि कौन है। अभी देखिए कि ई बराबर क्या था, एफ बटे ए था, चूँकि एफ बटे क्यू था। तो क्या है, विद्युत तीव्रता, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है, सदिश राशि है। चूँकि यहाँ बल भी सदिश है और धारा भी सदिश है, तो क्या होगा, ये भी सदिश होगा। आगे देखिए, आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युतीय विभव का मात्रक वोल्ट है और यह किसके तुल्य है। विद्युतीय विभव का जो मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत विभव का मात्रक इसे भी से सूचित करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है उसके बराबर, डब्ल्यू बटे मतलब कार्य बटे आवेश होता है, कार्य बटे क्या होता है, क्यू नोट होता है। तो अब यहाँ देखिए डब्ल्यू बटा क्या होता है, क्यू होता है। तो क्या डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, कार्य, कार्य का मतलब क्या होता है, चूँकि जूल होता है, और जूल बटा क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल बटा कूलम। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। याद रखिएगा, जब साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होता है, आपस में बढ़ जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, इसका ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्या है प्रश्न नंबर 18 क्या कर रहा है सो देखिए। विद्युतीय द्विध्रुव के आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युतीय द्विध्रुव के आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलम मीटर होता है। विद्युतीय द्विध्रुव के यह जो विद्युतीय द्विध्रुव है उसका एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, कूलम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म, क्या प्रश्न क्या कह रहा है कि एक समान जो विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत आवेश द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव के अक्ष तथा क्षेत्र का दिशा के बीच कोण क्या होगा। यह जो है प्रश्न यह कहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर जो आरोपित बल युग्म होता है अधिकतम कब होता है, जब उसका अक्ष पर जो है उसके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। कितना होगा, उसके अक्ष के कोण के बीच का कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि किसी घिरे सतह पर कुल विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश क्या होता है। किसी
घिरे सतह के, कोई घिरा हुआ सतह है बोल रहा है, उसके विद्युतीय फ्लक्स के पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी अचालक पदार्थ के, प्रश्न कह रहा है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। प्रश्न कह रहा है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को जो आवेश दिया जाता है तो वह वितरित होता है, सतह पर होगा कि सतह के अंदर भी होगा कि केवल भीतर होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब किसी अचालक पदार्थ पर आवेश जाएगा तो उस पर जाएगा ही नहीं, इसीलिए इनमें से कोई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर, कोई चालक पदार्थ है उससे बने असीमित मतलब बहुत ज़्यादा लंबा, सीमित नहीं हो, आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। σ/ε0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या बढ़ या घट सकता है। जैसे यदि कोई वस्तु ऋण आवेश लेगा तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। और जब कोई वस्तु ऋण आवेशित लेगा तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। और कोई दूसरा वस्तु क्या होगा उस पर देगा, जिसका क्या होगा, घटेगा। तो क्या होगा, बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज का प्रश्न 23 को था इस वीडियो में। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है वो भी बताइएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से। और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको जल्दी मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।